स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में। इसके पहले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के विकास के बारे में इस टेबल के माध्यम से जाना था। आज हम आज़ादी से पहले और भी कुछ हुई घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट क्या कहता है और इस एक्ट का उद्देश्य क्या था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी परिषद बनाना था जो कि संस्थागत हो और जिसमें भारतीय भी शामिल हो। इस एक्ट ने वाइसरॉय को यह पावर दी कि वे आपात स्थितियों में अध्यादेश जारी करे। इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां बहाल कर दी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा छीन ली गई थी। इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? यह एक तरह का फाइल है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों की जानकारी मिलती है, जैसे उसका परिचय, शौक, लक्ष्य आदि। इसके बाद है 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट ने भारत में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। इनको अधिक कार्य सौंप दिए गए। विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियां बढ़ा दी गई और साथ ही सदस्यों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार भी दिया गया। यह आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। प्रतिनिधि सरकार वो है जिसमें लोग स्वयं निर्णय लेते हैं कि कौन सा कानून और नीति बनाई जाए। अब है 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा गया है? उस समय इंडिया के सेक्रेटरी मॉर्ले थे और मिंटो वाइसरॉय थे, इसीलिए इस एक्ट का नाम मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया। ये वे सुधार थे जिन्हें ब्रिटिश संसद ने अधिनियमित किया था। इन सुधारों ने राज्य सचिव परिषद, बॉम्बे और मद्रास की कार्यकारी परिषद, वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद और विधायिका में भारतीय भागीदारी की शुरुआत की। इस एक्ट में पहली बार कोई भारतीय वाइसरॉय कार्यकारी परिषद का हिस्सा बना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इसके बाद चलते हैं 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इस एक्ट में पहली बार भारत में जिम्मेदार सरकार शुरू करने की प्रशासन की इच्छा का संकेत दिया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अब सदन में सरकारी सदस्य 20% से अधिक नहीं होंगे, जबकि निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% से कम नहीं होगी। इसमें महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। मद्रास भारत का ऐसा पहला राज्य था जिसने वर्ष 1921 में महिलाओं को मताधिकार दिया था। अब है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यह एक्ट भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया। कुछ शक्तियां केवल केंद्र के पास होगी और कुछ केवल राज्य के पास। इस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना मुंबई व संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। इसके बाद हम बात करेंगे 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। इस एक्ट में तो हम जानते ही हैं कि हमें आज़ादी मिली, लेकिन और क्या हुआ, किन देशों का विभाजन हुआ और क्यों, ये भी जानते हैं। इस एक्ट ने भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर ब्रिटिश अधिकार को समाप्त कर दिया। इस एक्ट ने भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान किया। विभाजन का कारण द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था, जिसे सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने कहा था। इन्होंने यह भी कहा था कि भारत में दो कम्युनिटी एक साथ नहीं रह पाएंगे। आगे जाकर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, हमें अलग राष्ट्र चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बन गया। इसने वाइसरॉय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की स्थापना की। पहला गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन